हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आज जो है नया चैप्टर चालू होने जा रहा है। केमिस्ट्री चैप्टर 2 है, अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, क्लास 10th बिहार बोर्ड। ठीक है, जैसा कि हम सब जो है जानते आए हैं आज तक कि एसिड के बारे में तो जानते हैं। एसिड बोलचाल की भाषा में जो होता है, बचपन से ही सुनते आए हैं। एसिड कहाँ पड़ता है? तो बैटरी में पड़ता है कि नहीं? लेकिन ये अम्ल जो है और भस्म जो है और लवण, इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है और लवण क्या होता है। तो अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। अम्ल जो है, अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड, भस्म को कहा जाता है बेस और लवण को कहा जाता है साल्ट। लवण को क्या कहा जाता है? साल्ट कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग एसिड 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 सुनते आए, बचपन से सुनते आए, क्योंकि एसिड बैटरी में पड़ता है। एसिड कहाँ पड़ता है? बैटरी में पड़ता है। ठीक है, तो अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है? अम्ल, सबसे पहली बात है कि अम्ल होता क्या है। मुद्दे की बात है, चैप्टर की जो फर्स्ट हेडलाइंस होता है, जो ऊपर में ही लिखा रहता है कि अम्ल, भस्म, लवण, तो सबसे बड़ी बात है कि जानना है कि अम्ल होता क्या है। चैप्टर का शुरुआत जिस बच्चे को समझ में आ गया, ठीक है, उसका अंत भी समझ में आएगा, उसका बीच भी समझ में आएगा। क्योंकि शुरुआत किसी भी चीज़ का होता है तभी शुरुआत, कहानी हो चाहे किसी चीज़ का परिभाषा हो, चाहे कोई भी चैप्टर नया चालू हो, अगर शुरुआत से अगर कोई चीज़ को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो उसका अंत भी समझ में आता है। ठीक है, उसका बीच भी समझ में आता है। लेकिन जो बच्चे शुरू से नहीं अगर स्टडी कर रहे हैं, जैसे अम्ल का जो पहला, जैसे आज स्टार्टिंग है, आज स्टार्टिंग टाइम ख़त्म अगर हो गया, जो बच्चे नहीं पढ़े तो उनको फिर बीच में समझ में नहीं आएगा। अम्ल भस्म क्या होता है ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से लगभग जो है बोर्ड में इस चैप्टर से 10 से 12 नंबर का प्रश्न आएगा। लगभग 10 से 12, काहे कि 2 नंबर में 1-2 सवाल पूछ देता है। ठीक है, 2 नंबर में 1-2 सवाल पूछता है और उसके बाद जो है 5 नंबर में पूछेगा, है कि नहीं? 5 नंबर में यहाँ से आएगा और उसके बाद जो है तुमको ऑब्जेक्टिव में 5 से 6 नंबर जो है पूछता है। तो कुल मिलाकर के जो है 10 से 12 नंबर हमें बोर्ड में यहाँ से आने वाला है। ठीक, इसीलिए करके इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, उत्सुकता होगी कि ये अम्ल होता क्या है कि नहीं, भस्म क्या है, ये लवण क्या होता है। इस चैप्टर का मुख्य है हेडलाइंस। तो आओ देखते हैं कि अम्ल होता क्या है। देखो, हम लोग जो है ना, अम्ल के बारे में बचपन से ही अम्ल को टेस्ट करते आए हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसको हम लोग खाते हैं, लेकिन किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये नहीं जानते हैं, है कि नहीं? बस खाते हैं। खाने के साथ साथ हमें टेस्ट भी अलग अलग होता है। हर एक पदार्थ का टेस्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन कोई पूछ दे कि भाई इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये नहीं बता पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल अभी सीजन चल रहा है अंगूर का, है कि नहीं? अंगूर खाते हैं। सेब का सीजन, सेब खाते हैं, है कि नहीं? मतलब तरह तरह, जैसे इमली हो गया, आम हो गया, आम का सीजन में आम खाते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाता है कि आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कहेगा पता ही नहीं है कि नहीं? तो जितने भी संसार में खाद्य पदार्थ है उस सभी में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन अम्ल सभी में पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में सिर्फ अम्ल ही पाया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें भस्म पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो लवण होते हैं जिसमें ना अम्ल होता है ना भस्म होता है कि नहीं? कुछ ऐसे, सभी 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में पदार्थों को बांटा। पदार्थों में जो उपस्थित अम्ल, भस्म और लवण है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है।
कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें भस्म पाया जाता है, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो लवण है, जिसमें ना अम्ल है और ना भस्म का गुण होता है। तो इन सब बातों से अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि अम्ल होता क्या है, अम्ल है क्या, आखिर है क्या। अभी तक समझ में नहीं आया। सर इतना बात बता दिए लेकिन अम्ल नहीं समझे अभी तक कि अम्ल होता क्या है। तो अब समझते हैं कि अम्ल क्या है, एसिड क्या है। देखो, वैसे पदार्थ जिसको खाने पे खट्टा लगता है, ठीक है। अम्ल जब जानना हो कि अम्ल होता क्या है, तो अम्ल का टेस्ट कैसा है। किसी भी चीज़ का परिभाषा जो दिया जाता है, अगर यहाँ अम्ल का परिभाषा अगर हम देंगे तो अम्ल के गुण के हिसाब से देंगे। भस्म का परिभाषा भस्म के गुण के हिसाब से होता है, लवण का परिभाषा लवण के गुण के हिसाब से देंगे। तो अम्ल का परिभाषा अगर हम अभी दे रहे हैं तो अम्ल के गुण को पहले जानेंगे कि अम्ल का क्या गुण क्या होता है। तो अम्ल का गुण ये है कि अम्ल जब हम लोग जुबान पे लेते हैं, जब टेस्ट करते हैं, तो वो हमें स्वाद में खट्टा देता है। मतलब खट्टा जब महसूस हो, ठीक है, किसी चीज़ को खाने के बाद अगर टेस्ट में खटापन लगे तो समझ जाओ उसमें अम्ल है, उसमें क्या है, अम्ल है, ठीक है। कुछ पदार्थ अत्यधिक खट्टा लगता है और कुछ पदार्थ कम खट्टा लगता है। जो खट्टा कम लगता है उसमें अम्ल की मात्रा कम होता है, जो पदार्थ अधिक खट्टा लगता है उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है कि नहीं। तो वैसे पदार्थ जो खाने के बाद या उसको टेस्ट करने के बाद उसमें उसका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, उसे अम्लीय या अम्ल कहते हैं। उसे अम्लीय पदार्थ या क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। वैसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो, वैसे पदार्थ जिनका अम्ल का अगर परिभाषा दे तो अम्ल का परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। अम्ल वैसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा हो, खट्टा होता है। जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या वैसे पदार्थ जिन्हें खाने पे खट्टा लगता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये तो हो गया कि इसके गुण के हिसाब से दे दिए, ठीक है। लेकिन आर्हेनियस साहब जो थे ना, जो आर्यन वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस साहब रसायन के ज्ञाता थे, रसायन विज्ञान के। तो उनके अनुसार जो है अम्ल का उन्होंने जो परिभाषा दी है वो कहे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में डालने पर क्या हो जाता है, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। आर्हेनियस साहब के अनुसार अम्ल का जो परिभाषा दिया गया है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसे पानी में रखने पर H+ आयन, पानी में रखने पर H+ आयन देते हैं। देखो, अम्ल वह पदार्थ है जिसे पानी में रखने पर या पानी में डालने पर क्या देता है, पानी में घोलने पर भी लिख सकते हो, पानी में घोलने पर पानी में घोलने पर क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। तो ये आर्हेनियस साहब का कहना था। ऐसे बोलचाल की भाषा में अम्ल क्या है, तो जिनका वैसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। स्वाद समझते हैं ना, जब उसको खाते हैं, जैसे दही खाते हैं तो खट्टा लगता है, जैसे कच्चा आम खाते हैं तो खट्टा लगता है, कई बार पका आम भी खट्टा लगता है कि नहीं। अचार खाते हैं खट्टा लगता है, इमली खाते हैं खट्टा लगता है। तो जो भी पदार्थ संसार का, वो हर पदार्थ, वो सभी पदार्थ जिसको खाने पे खट्टा लगे, स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो, वो सभी अम्ल है।
और आर्हेनियस के अनुसार अगर पूछ देगा परिभाषा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दीजिए, तो कहेंगे अम्ल वह पदार्थ है जिसे पानी में घोलने पर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो आर्हेनियस साहब का कहना था कि जब भी अम्ल को आप पानी में डालिएगा ना तो H+ आयन ही देगा। आप देख लो, जैसे कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में डाल दिए, H2O किस में डाल दिए, तो ये H+ और क्लोरीन क्या होता है माइनस, मतलब कि H+ आयन देता है। हमेशा H2SO4 क्या है, H2SO4 अम्ल है, ठीक है। जब H2SO4 में जब हम पानी डालेंगे तो 2H+ आप प्लस क्या हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक बार अम्ल का ये नियम है, अम्ल का यह गुण है कि जब भी अम्ल में पानी डालोगे तो H+ आयन ही प्रदान करेगा। ये आर्हेनियस के अनुसार है, ठीक है, और अम्ल का गुण है, ठीक है। अम्ल का ये गुण है कि अम्ल जब भी, तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल को जब जल में डाला जाता है तो H+ आयन देता है। ये सब गुण है अम्ल का। परीक्षा में जो पूछने वाला परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि अम्ल के 5 गुणों को बताएं, अम्ल के 5 गुण बताइए। तो अभी तक हम लोग अम्ल के कितने गुण पढ़ लिए, 2 गुण पढ़ लिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सभी को याद रहेगा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। अम्ल को जब पानी में डाला जाता हो तो क्या प्रदान करता है, H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे जैसे कि सूत्र होता है, जैसे कि HCl हो गया, है कि नहीं, ये अम्ल है। HCl, H2SO4, HNO3, HNO3, ये सब क्या है, ये सब अम्ल है, ये सब अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3, COOH, ये सब क्या है, ये सब अम्ल का सूत्र है, ये सब अम्ल है। कोई दिक्कत? अम्ल का एक और गुण है कि अम्ल जो होता है, जिसको लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र जो होता है, ये लिटमस पत्र होता क्या है, तो लिटमस पत्र जो है ना, लाइकेन पौधे से थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया। थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया पौधे से निकाला गया क्या है, गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। उदासीन क्या होता है, अर्क होता है। थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया क्या होता है, अर्क होता है। निकाला गया अर्क होता है। थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया क्या है, अर्क है, जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस पत्र। क्या कहते हैं, लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र क्या करता है, लिटमस पत्र जो है, ये जब आप देखो, अब मान लो कि तुमको हम जो है ना, एक बोतल में कुछ द्रव दे दिया जो कि पानी के कलर का है, ठीक है, जो क्या है, पानी के कलर का है, पानी जैसा है, ठीक है। अब इस बोतल को अगर कहेंगे कि बताओ इसमें कौन सा अम्ल है, या अम्ल है कि भस्म है कि नहीं, या इसमें कैसा विलयन है, अगर इस प्रकार का प्रश्न तुम्हारे साथ रखा जाए तो फिर कैसे, बिना उसको टेस्ट किए, बिना देखे, मतलब बिना उसको टेस्ट किए, देखना तो है ही, बिना टेस्ट किए उसको बताना है
ये विलयन अम्ल है कि क्षार है। तो लिटमस पत्र जो है ना, लिटमस पत्र जब इस विलयन में डाला जाएगा, क्योंकि टेस्ट तो करना नहीं है, तो लिटमस पत्र का क्या काम होता है? लिटमस पत्र अम्ल में जब डाला जाता है लिटमस पत्र को, ये प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस पत्र क्या है? प्राकृतिक सूचक है। हल्दी, फूलगोभी का पत्ता है कि नहीं, ये सब क्या है? चुकंदर, ये सब प्राकृतिक सूचक है। इसमें से लिटमस पत्र सबसे अहम आता है। अम्ल को, भस्म को बताने में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस जो है जब इसमें डाला जाता है अम्ल में, तो ये लाल हो जाता है। लिटमस पत्र अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है? लाल रंग का देता है। लिटमस पत्र जो होता है अम्लीय विलयन में कौन सा रंग प्रदान करता है? लाल रंग का प्रदान करता है। तो ये इस अम्ल का एक गुण हो गया। अम्ल का क्या हो गया? एक और गुण हो गया कि अम्ल में जब लिटमस पत्र डाला जाता है तो अम्ल क्या होता है? लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जैसे ही सूचक डाला जाएगा, सूचक जैसे कि अब जानना है, सूचक क्या होता है? सूचना देता है कि विलयन क्या है। विलयन को टेस्ट नहीं करना है, लेकिन विलयन का गुण को बताना है, तो कोई ना कोई सूचक तो डाला जाएगा उसमें, तो वो है लिटमस पत्र। और जब लिटमस पत्र को विलयन में डाला गया तो कलर हो गया लाल। तो ये लाल गुण किसको दर्शाता है? अम्ल को दर्शाता है। तो अम्ल का एक और गुण निकल के आ गया, 3 गुण हो गया। अम्ल के बारे में जान रहे हैं ना? अम्ल एसिड के बारे में हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद जानेंगे भस्म के बारे में, उसके बाद जानेंगे लवण के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर का मुख्य बेस है। ये अगर जो बच्चे इसको समझ लिया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जब जैसे से पढ़ाई होगा तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का एक और गुण है, अम्ल किसी भी धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है, अम्ल किसी भी धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल किसी भी धातु के साथ अगर अभिक्रिया करता है ना, तो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल जैसे कि हम H2SO4 ले लिए और धातु ले लिए हम लोहा। ठीक है, धातु में क्या ले लिए? लोहा। धातु में लोहा ले लिए। ठीक है, धातु में क्या ले लिए? लोहा। तो जब ये दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन, ये इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव एक जगह आ जाएगा, यानी कि फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से H2SO4 क्या है? अम्ल है। और अम्ल के साथ धातु, धातु मतलब लोहा। जब धातु को लोहा के, अम्ल को जब लोहा के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि धातु के साथ जब अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करता है। ये गुण है इसका कि कहेंगे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये बोलने में कहीं से कोई कोताही नहीं होना। कभी भी अम्ल अगर किसी भी धातु से, धातु कोई भी हो, ऐसा नहीं कि एक लोहे से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, धातु कोई भी हो, प्रत्येक बार जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया धातु को कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कौन सा, कितना गुण हो गया? 4 गुण हो गया। अम्ल का कितना गुण पढ़ लिए? तो अम्ल का गुण ही पढ़ते जा रहे हैं, तो अम्ल का परिभाषा भी जान गए, और अम्ल का जो गुण पूछा जाएगा 5 या 6 जो भी हो, 4, तो यहाँ से गुण भी बता देंगे। प्रश्न मेरा रहेगा कि अम्ल के 5 गुणों को लिखें। ठीक है, अम्ल के 5 गुणों को लिखें। अब देखो, अम्ल का एक लिमिट होगा। ऐसा नहीं है कि संसार में सब अम्लीय पदार्थ ही है, एक लिमिट होगा, है कि नहीं?
कि कहाँ से कहाँ तक जो है पीएच जैसे होता है, सोरेनसन ने अब अम्ल को पहचानने के लिए सोरेनसन ने एक स्केल भी दिया था। सोरेनसन जो थे वो एक पीएच स्केल, एक स्केल दिए थे, उस स्केल का नाम था पीएच स्केल, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति को बताने वाला एक स्केल निकाले उन्होंने। पीएच स्केल किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। ठीक है, तो सोरेनसन जब पीएच स्केल दिए तो भाई अम्लीय कहाँ से कहाँ तक पीएच मान होगा तो उसको अम्लीय कहा जाएगा। तो उन्होंने बताया कि 0 से लेकर के 6 तक, 0 से 6 तक जितना भी अंक होगा, 0 से 6 तक अगर पीएच स्केल अगर माप रहा है संख्या को तो वो सब अम्लीय है। जैसे पीएच स्केल में 7 आएगा तो 7 उदासीन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उदासीन को दर्शाता है। 7 पीएच मान अगर 7 है किसी भी पदार्थ का तो समझ जाओ कि उदासीन है। क्या है? उदासीन है। 7 से जैसे जैसे नीचे की तरफ घटते जाएंगे तो वो अम्लीयता बढ़ता है। नीचे की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो क्या होता है? अम्लीयता, अम्लीयता जो होता है ना, अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है। 7 से जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे ना तो अम्लीयता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और 7 से जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ना, 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे जितना भी, तो क्षारीयता जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, पीएच मान अगर दर्शाएगा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्षारीयता बढ़ता है। क्षारीयता बढ़ता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर पीएच मान किसी भी पदार्थ का कहेगा पीएच मान 0 है तो पदार्थ की प्रकृति कैसा है? तो कहेंगे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, अगर पीएच मान कह देगा 6.5 है, पीएच मान कह देगा कितना? पीएच मान 6.5। अगर 6.5 किसी पदार्थ का पीएच मान है तो फिर पदार्थ की प्रकृति क्या है? अम्लीय है कि क्षारीय है? तो कहेंगे अम्लीय है, क्योंकि 7 से नीचे सभी अम्लीयता को दर्शाता है। सभी किसको दर्शाता है? और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे अम्ल की मात्रा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पीएच मान 0 है तो पीएच मान 0 वाला जो है ना यानी कि अम्लीय होता ही नहीं है। पीएच मान 0 वाला बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो इसमें है सुनो, तो इसमें जो है बताया कि कोई भी धातु से अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो प्रत्येक स्थिति में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी अगर विलयन है, अगर लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसकी अम्ल की जो मतलब विलयन की जो प्रकृति होगी वो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, क्योंकि अम्ल का गुण है कि लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब यहाँ पर 4 हम लोग जो है अम्ल के बारे में 4 गुण तो जान चुके हैं। ठीक है, 1-2 और गुण देख लेते हैं। अब देखो अम्ल का पीएच मान जो होता है, अभी हम स्केल जो बनाए हैं इसलिए कि इसके गुण को जानने के लिए। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये 5वां है। 5वां हो गया गुण कि अम्ल जो होता है, 5वां गुण हो गया अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अम्ल क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का अभी तक कितना गुण जान गए? 5 गुण जान लिए। ठीक है, 5 गुण काफी होता है। ठीक है, एग्जाम के अगर हिसाब से पढ़ते हैं तो एग्जाम में 4 से 5 गुण पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। हर एक गुण 1 नंबर का होता है। ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब रही बात कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं, अभी जानेंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं, एक तरफ पदार्थ लिखेंगे, एक तरफ उसका अम्ल का मतलब किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, वो लिखना है। वैसे किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है, पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल, पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। देखो
इसको मिटा देते हैं, बंद कर दो रे इसको। देखो अम्ल और भस्म का जो गुण होता है बताए थे कि स्वाद के हिसाब से होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें अम्ल का जो मात्रा है उपस्थित, जो उसमें अम्ल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, विभिन्न पदार्थों में हम बता रहे थे कि विभिन्न पदार्थों में अम्ल क्या होता है, अलग अलग होता है, अम्ल का गुण अलग अलग होता है। जैसे कुछ पदार्थ, यहाँ देखो कुछ पदार्थ लिखा हुआ है और उसमें उपस्थित जो अम्ल है वो भी दिया हुआ है। जैसे संतरा या नींबू, संतरा या फिर नींबू, ये इसमें उपस्थित कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संतरा में कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में होगा 4 ऑप्शन में, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन होगा सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में, तो इमली में जो होता है टार्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया दही में, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही क्या होता है कि दही जमता है कि नहीं। लैक्टोवैलिसिस नामक इसमें जीवाणु पाया जाता है और वही जीवाणु क्या करता है, दही को जमाने में सहायक होता है। ठीक है, तो दही में पूछा जाएगा कि उसमें उपस्थित कौन सा अम्ल है, तो क्या कहेंगे, लैक्टिक अम्ल है। टमाटर में जो होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी, जितना भी विटामिन सी का गोली हो या जिस चीज़ में पाया जाता है, जैसे कि आंवला उमला हो गया, ठीक है, आंवला मतलब उस सब में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लाल चींटी जिसको घोरन कहते हो, लाल चींटी देखो जिसको घोरन कहते हो, लाल चींटी होता है, उस लाल चींटी में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब ये काटता है तो हाथ पर या जिस जगह पे काटता है वहां पर पानी जैसा द्रव छोड़ देता है, यानी कि अम्लीय, जहां पे खुजलाहट और जलन जैसा महसूस होता है। ठीक है, तो एसिड छोड़ने के कारण ये सभी अम्ल का मतलब हो गया फॉर्मिक। जो लाल चींटी होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक यानी कि फॉर्मिक से प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। तो लाल चींटी क्या करता है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिससे जलन और काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो जितने भी पदार्थ हैं उनमें सभी में अलग अलग जो है उपस्थित जो अम्ल है इसको अध्ययन करना है, काहे कि ऑब्जेक्टिव में जो है यहाँ से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में ये नहीं पूछता है कि पदार्थ और उसमें उपस्थित, जैसे कि 5 पदार्थ लिखें और उसमें उपस्थित अम्ल लिखें, ऐसा नहीं पूछाएगा। इस प्रकार से इधर से दे देगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना है कि मौलिक अम्ल पाया जाता है। पूछ देगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन में होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, पूछ देगा चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी की गोली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। तो हमें क्या होगा कि इस पदार्थ को भी और इस उसमें उपस्थित जो अम्ल है इसको भी क्या करना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर यहाँ से प्रश्न आए तो उस प्रश्न को हल करें। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर जो है ये तो हो गया, अभी तक हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ते आए, है कि नहीं। अम्ल के विभिन्न गुणों को पढ़े, है कि नहीं। अम्ल किस पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है इसको भी जान लिए। ठीक है, और कोई दिक्कत। अम्ल जो होता है ना अगर अम्ल जो है मान लो कि फायदेमंद है तो अम्ल क्या करता है, हमें नुकसान भी पहुंचाता है। अम्ल हमें क्या करता है, फायदा के साथ साथ क्या करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। कई बार जब मान लो कि अब यहाँ पर देखो हमारे पेट में जो है, हमारे पेट में भी अम्ल है, हम लोगों का पेट में भी क्या है, अम्ल है। और कौन सा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। HCl अम्ल जो है ना हम लोगों के पेट में, तो ये हमारे पेट में मतलब नुकसान और फायदा दोनों करता है। अगर समय से भोजन कर लेते हैं तो फायदा पहुंचाता है, क्योंकि ये अम्ल क्या करता है, भोजन पर क्रिया करके और भोजन को पचाने का काम करते हैं। भोजन को पचाने का, भोजन में आए हुए जितने भी बैक्टीरिया होता है उसको मारने का काम करते हैं। तो भोजन को पचाने का भी काम करते हैं, भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को भी मारने का काम करते हैं। वहीं अगर हम देर तक भूखे रह जाते हैं और खाना सही से नहीं खाते हैं, टाइम से नहीं भोजन लेते हैं,
तो अम्ल की मात्रा जब अत्यधिक स्राव होने लगता है पेट में, अगर 1% से के बराबर या उससे अधिक हो जाए, तो वैसे व्यक्तियों को गैस्ट्रिक का शिकायत हो जाता है, यानी कि पेट में गैस बनना चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज हमें अगर फायदा देता है तो क्या देता है, नुकसान भी पहुंचाता है। तो उसमें से अम्ल भी है। अम्ल फायदे के साथ साथ हमें क्या करता है, नुकसान भी देता है कि नहीं। अगर अत्यधिक मात्रा में अम्ल अगर बनने लगे, अम्लीय चीज अगर खा लें, तो क्या होता है, वैसी स्थिति में शरीर को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे तीव्रनाशक होता है, कई बार एसिड जो होता है, एसिड जिसमें एसिड यानी कि अम्ल होगा, अम्ल कहेंगे, तो कई बार क्या होता है कि अम्ल में अगर पानी जैसे डाले या किसी के शरीर पर उछल के पड़ गया अम्ल, ठीक है, तो वैसे स्थिति में क्या करता है, चमड़ा को जला देता है। अब देखो एसिड हम पढ़ते हैं, एसिड को बैटरी में चार्ज किया जाता है, तो बैटरी क्या करता है, हमें विद्युत पैदा करता है, विद्युत प्रदान करता है। लेकिन वहीं पर अगर वही एसिड अगर किसी के देह पर और या मान लो फेस पर या कपड़ा पे पड़ जाए, तो वो एसिड क्या करता है, जला देता है। तो नुकसान और फायदा दोनों है कि नहीं। अगर हमें फायदा पहुंचाता है कोई भी चीज, जैसे अम्ल अगर फायदा पहुंचाता है, तो अम्ल हमें नुकसान भी पहुंचाता है कि नहीं। हमें क्या करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। कोई दिक्कत। अब देखो अम्ल कुछ विषैला होता है, जैसे कि कार्बोनिक अम्ल की अगर बात करें, तो कार्बोनिक अम्ल ये काफी विषैला होता है, कार्बोनिक अम्ल। वही अम्ल संक्षारक और हानिकारक भी होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका उपयोग जो है मोटर गाड़ी के रूप में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर लो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। इस अम्ल का जो इस्तेमाल होता है ना, मोटर गाड़ी के बैटरी में किया जाता है। मतलब H2SO4 को जो है, यानी कि बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है मोटर गाड़ी का। इसलिए कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है कि मोटर गाड़ी में कौन से अम्ल का, मोटर गाड़ी के बैटरी में, यानी कि बैटरी अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे पूछ देता है कि बैटरी अम्ल क्या है, बैटरी अम्ल क्या है, बैटरी अम्ल क्या है। अब बैटरी अम्ल क्या है, तो बहुत बच्चे को सोचते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा H2SO4, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल ही बैटरी के एसिड के रूप में डाला जाता है। क्योंकि एसिड है, H2SO4 क्या अम्ल है, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और एसिड यानी कि पूछेगा बैटरी अम्ल क्या है, तो कहेंगे H2SO4। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बैटरी अम्ल क्या है, उसमें लिखा रहेगा H2SO4। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है। वहीं पर अगर नाइट्रिक अम्ल की बात करने, नाइट्रिक अम्ल, अगर नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं HNO3, अगर नाइट्रिक अम्ल की बात कर लें, तो नाइट्रिक अम्ल से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार क्या बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। विस्फोट का चीज भी बनाया जाता है, विस्फोटक चीज, विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। तो अम्ल का उपयोग ऐसा नहीं कि सीधे अम्ल जान लिए, अम्ल हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह काम आता है। तो अगर ये फायदा देता है तो क्या करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। ये जो क्रीम वगैरह जो बनता है, एंटीसेप्टिक क्रीम जो बनता है, उसमें भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। बोरिक अम्ल जो होता है ना, बोरिक अम्ल, ठीक है, उसमें प्रयोग होता है क्रीम बनाने में, बोरिक अम्ल का। बोरिक अम्ल जो होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में, एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में, एंटीसेप्टिक क्रीम
बनाने में बोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी चीज को अगर मान लो कि कोई भी चीज बनाया जाता है तो उसमें भी अम्ल का जो इस्तेमाल होता है। कोई पदार्थ अगर हम बनाते हैं तो उसमें भी अम्ल का इस्तेमाल होता है कि नहीं? बिना अम्लीय कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से जो है देखो, जो नाइट्रिक अम्ल होता है उससे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। विस्फोटक का चीज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विस्फोटक चीज। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से अनेक प्रकार के खाद्य और जो है विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। वहीं H2SO4 का देख लिए कि ये बैटरी अम्ल होता है, यानी कि बैटरी में एसिड के रूप में डाला जाता है, जिससे क्या होता है? विद्युत पैदा करता है। अब यहाँ पर देखो इसका अगर पेट में बता रहे थे कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जमाव होता है, मतलब स्राव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये भोजन प्रक्रिया करके भोजन को पचाता है और भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अगर ये अत्यधिक मात्रा में अगर एसिड बन जाए पेट में और हमारे पास, तो जब अम्ल ज़्यादा बन जाता है तो उस टाइम में हम लोग एंटासिड नामक दवा खाते हैं। एंटासिड, ठीक है, कौन सा? एंटासिड। एंटासिड नामक क्या करते हैं? दवा खाते हैं। अब एंटासिड क्या होता है? भस्म होता है। एंटासिड क्या होता है? भस्म होता है। अब देख लो यहाँ पे, ये भस्म क्या करता है? अम्ल को उदासीन कर देता है, अम्ल को खत्म करने का काम करता है भस्म। भस्म जो होता है ना, वो क्या करता है? अम्ल को खत्म करने का काम करता है। यहाँ पर जैसे कि घर में अगर घरेलू नुस्खा से अगर हम ठीक करें, अगर अचानक अकस्मात अगर मान लो कि पेट में अम्ल ज़्यादा हो गया, पेट में गैस ज़्यादा बन रहा है, अगर पेट अम्लीय हो गया, अम्लीय ज़्यादातर वसा युक्त भोजन करने से होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में वसा युक्त भोजन करोगे ना, जैसे तेल युक्त वायली चीज़, तो वायली चीज़ जब ज़्यादा खा लोगे तो उस टाइम में गैस बनाने का शिकायत ज़्यादा होगा। तो वैसी स्थिति में अगर घर में नींबू है, ठीक है, अगर सिरका है या फिर सोडा है, ठीक है, ये सब घरेलू नुस्खा है। अगर मान लो कि नींबू है, नींबू, तो नींबू क्या करता है? नींबू अम्ल को क्षारीय बना देता है। नींबू का रस पानी में मिला करके अगर पी जाते हो तो उस टाइम में अम्ल को क्या करता है? क्षार बना देता है, मतलब भस्म कर देता है। भस्म मतलब खत्म, है कि नहीं? अगर ये भी नहीं है तो सोडा घर में होगा। अक्सर लोग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला सोडा। एक धोने वाला सोडा होता है, एक धोबन सोडा होता है, तो धोबन सोडा से कपड़ा साफ होता है। और एक होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा से क्या होता है? और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ जो उसको खस्ता बनाने में सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अकस्मात किसी के पेट में जैसे गैस बन गया, तो अगर घर में दवा नहीं है, अगर घर में एसिलॉक या कोई भी अन्य दवा जो होता है गैस को ख़त्म करने वाला अगर नहीं है, तो अगर दर्द से परेशान है रोगी, जिसको पेट में गैस बन रहा है, अगर वो परेशान है, तो वैसी स्थिति में अगर नींबू है तो नींबू रस पिलाओ, और नहीं तो घर में अगर सोडा है तो सोडा, या फिर सिरका। सिरका को हम लोग विनेगर भी कहते हैं। सिरका, सिरका को क्या कहते हैं? विनेगर, विनेगर कहते हैं। ठीक है, तो विनेगर पानी में डाल के उसको पिला दो। ठीक है, विनेगर का इस्तेमाल हम लोग चाउमीन वगैरह खाता होगा तो विनेगर पानी जैसा दिखता होगा, चाउमीन में डालता है इसी से, है ना, वो विनेगर होता है। ठीक है, विनेगर, तो उसका इस्तेमाल करो। नहीं तो सोडा को थोड़ा सा पानी में सुसुम करके डाल दो और रोगी को पिला दो जिसको गैस बनता है। तत्कालिक 2 मिनट भी नहीं लगेगा, गैस कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ऐ सुनो, हल्ला नहीं कर। तो हम ये कह रहे थे कि अगर घर में अगर दवा नहीं है गैस को ख़त्म करने वाला, तो हम लोग घरेलू नुस्खा से क्या कर सकते हैं? नींबू, सोडा या फिर सिरका का इस्तेमाल करके अम्ल को क्या किया जा सकता है? ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं? तो ये ख़त्म अम्ल अगर ज़्यादा मात्रा में बन जाता तो भस्म ही वहाँ काम आता है कि नहीं? तो देखो सुनो, भस्म जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज भस्म के बारे में जानते हैं। देखो कल जो है अम्ल के विभिन्न गुणों को बारे में जाने थे,
विभिन्न पदार्थों में कितना कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में जाने थे। आज भस्म के बारे में जान लेते हैं कि भस्म का क्या गुण होता है, भस्म का परिभाषा क्या होता है, ठीक है, भस्म का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, सारा कुछ जानेंगे, ठीक है, बहुत कुछ। तो भस्म का देखो, भस्म जो है, भस्म जो अम्ल को हमेशा क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। भस्म का क्या काम है पता है, अम्ल के प्रभाव को खत्म करना। अगर मान लो कि अम्ल जो है ना, अम्ल का ये दुश्मन है, अगर अम्ल आया और भस्म कहा आओ तुमको देख लेंगे, ठीक है, तुमको हम छार बना देंगे, मतलब तुमसे हम मिल करके, तुम जैसे ही अम्ल कहा कि तुम जैसे ही आओगे हम आ जाएंगे, तुम्हें मिल जाएंगे, उसको उदासीन कर देंगे, मतलब तुम्हारा प्रभाव को ही खत्म कर दे। तो भस्म में इतना पावर है जो अम्ल को क्या करता है, खत्म कर देता है। अब देखो, जब पेट अम्लीय हो जाता है आवश्यकता से ज्यादा, कहता है कि हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, HCl, अगर HCl की मात्रा 1% से अगर ज्यादा हो गया, 1% से अगर ज्यादा हो गया, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, गैस बनना चालू हो जाता है। अगर 1% से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हुआ, तो वैसे स्थिति में पेट में क्या होता है, गैस बन जाता है। तो गैस बन जाता है तो अक्सर लोग, तो पेट अम्लीय होने के कारण, पेट को क्या होने के कारण, पेट जब ज्यादा, देखो पेट अत्यधिक अगर अम्लीय हो गया ना, अत्यधिक अम्लीय अगर हो गया, तो पेट अत्यधिक अगर अम्लीय हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, गैस बनेगा। वैसी स्थिति में क्या बनेगा, गैस। तो जब पेट में गैस बनता है, तो हम लोग जो टैबलेट खाते हैं वो क्या होता है पता है, वो भौस्मिक होता है, क्षारीय टैबलेट होता है। जैसे कई बार हम लोग एसिलॉक खा लेते हैं, है कि नहीं, खाते हैं ना, और बहुत सारे जो टैबलेट आते हैं गैस का, उसको खा करके क्या करते हैं, गैस खत्म करते हैं, पेट में से गैस खत्म हो जाता है। मतलब क्या, वो जो टैबलेट है वो है भस्मिक, और भस्मिक जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है, उसको खत्म कर देता है, तो गैस बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कई बार हम लोग घरेलू उपचार भी करते हैं, लेकिन घरेलू उपचार के लिए हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे हम बताए थे कि जो सोडा होता है घर में, सभी के घर में, अधिकांश घर में सोडा का इस्तेमाल होता है, खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा जो होता है ना, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, देखो खाने वाला सोडा को हल्का सा, यानी कि थोड़ा सा, इसको जो है ना, थोड़ा सोडा ले लेना है, सोडा प्लस पानी, सुसुम पानी लेना है, मतलब कि सोडा को क्या करना है, पानी में मिक्स करना है, पानी में क्या करना है, इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा सोडा का मात्रा होना चाहिए थोड़ा सा, और पानी हल्का गर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो ये सोडा और पानी का जो मिश्रण होता है ना, वो अम्लीयता को क्या करता है, उदासीन कर देता है। क्या करता है, जो अम्ल होता है ना, अम्ल को क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर देता है, मतलब अम्लीयता को खत्म कर देता है। यानी कि पेट में जो गैस बन रहा है, उस गैस को क्या करता है ये, मतलब तत्कालिक रिलीफ देता है, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भस्म का कितना क्या प्रभाव होता है। अब भस्म का देखो बहुत ढंग से हम जो है ना इसको, जैसे परिभाषा हम बताए थे कि गुण के हिसाब से किसी भी पदार्थ का, किसी भी चीज का जो है, हम गुण के हिसाब से उसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे भस्म स्वाद में कड़वा होता है, भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो कहेंगे वैसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो, वैसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो, कड़वा हो, उसको हम भस्म कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा हो, वैसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो, जिनका स्वाद क्या हो, कड़वा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे भस्म कहते हैं, उसे भस्म कहते हैं। ये तो हो गया इसके गुणों के आधार पर, स्वाद के आधार पर।
हम स्वाद जब किसी चीज का लेते हैं इसका मतलब उसके गुण के बारे में बताते हैं, है कि नहीं। अगर चीनी खाते हैं तब मीठा लगता है तो कहते हैं चीनी मीठा, यानी कि चीनी की विशेषता बताते हैं। अगर हम मिर्च खाते हैं तो मिर्च जो है हमें तीखा लगता है तो मिर्च का गुण बताते हैं। करेला खाते हैं तो करेला क्या होता है, हमें कड़वा लगता है तो हम करेला का गुण बताते हैं कि ये इसका स्वाद कैसा है, कड़वा है। नीम का अगर रस जूस पीते हैं तो कहते हैं ये कड़वा है, कड़वाहट लगता है। तो ये सब में क्या, ये सब भौस्मिक है। करेला हो गया, नीम हो गया, ये सब क्या है, भौस्मिक है, जो कि स्वाद के बाद हमें पता चलता है कि किसका टेस्ट कैसा है कि नहीं। तो टेस्ट के हिसाब से किसी पदार्थ का गुण को हम बताते हैं, क्या बताते हैं, गुण को। तो भस्म भी स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो भस्म का ये क्या हो गया, गुण हो गया कि भस्म को जब चखेंगे तो भस्म का टेस्ट कैसा होता है। तो टेस्ट के हिसाब से हम उसके गुण को बता देते हैं। तो भस्म का टेस्ट होता है कड़वा, भस्म का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। लेकिन आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस साहब ने जो परिभाषा मतलब दिए हैं भस्म का, उन्होंने कहा कि भस्म को अगर जल में घोला जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। अगर भस्म को जल में घोला जाए तो वह क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। कौन सा, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, आर्हेनियस साहब के हिसाब से परिभाषा जो है, भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। ये आर्हेनियस साहब का कहना, और ये अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से हो गए। तो ये दो गुण है। पहला गुण है कि भस्म का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। दूसरा गुण है कि भस्म को जब जल में घोला जाता है तो क्या प्रदान करता है, तो कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। ये दूसरा गुण हो। जल में जब भस्म को घोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसमें क्या प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो सभी भस्म का ये गुण है, सभी जितने भी भस्म है, सभी भस्म का गुण है कि जब भी पानी में घोलोगे भस्म को तो वो प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन ही प्रदान करेंगे। प्रत्येक स्थिति में क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेंगे जब भी भस्म को घोला जाएगा। तो भस्म का पहचान क्या है, तो OH, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में डालेंगे, जब जल में घोलेंगे तो हमें सोडियम और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान होता है। किसी भी भस्म को, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको भी हम जल में घोलते हैं तो पोटेशियम अलग हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो किसी भी भस्म को अगर जल में घोल लो, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में हमें क्या प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा, तो ये गुण है, ये भस्म का क्या है, गुण है कि भस्म को जैसे ही हम पानी में डालेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा। कोई दिक्कत। पोटेशियम जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH(2), इसको अगर जल में हम घोलते हैं, अगर इसको क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम और प्लस में क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो देख लो, प्रत्येक स्थिति में जितने भी भस्म को जल में डाला गया है, प्रत्येक स्थिति में अभिक्रिया दर्शा रहा है कि प्रत्येक अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये भस्म का गुण है कि जब भी भस्म को घोला जाएगा ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन का तीसरा गुण जैसे हम जानना चाहेंगे कि तीसरा गुण क्या होता है हाइड्रोक्साइड भस्म का। अब देखो, भस्म का जो है pH मान जो होता है,
पीएच मान बताए थे कि भस्म का जो पीएच होता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। भस्म का पीएच मान जो होता है ना, वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। क्योंकि 7 हम पीएच मान स्केल पर हम बताए थे, ऐसे तो पीएच हम स्पेशली पढ़ेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर ये 7 है, ये बॉर्डर हो गया, ये उदासीनता होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है ना, वो उदासीन कहलाता है। और 7 से कम जितना होगा सब अम्लीय होगा, सब क्या होगा, अम्लीय। और 7 से अधिक जितना होगा ना, वो सब क्या होगा, क्षारीय। क्षारीय कहो या भस्मिक कहो, या उसको भस्मिक कहो। तो 7 से अधिक वाला जितना भी पीएच मान जिसका 7 से ज्यादा हो, वो सभी क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। वो सभी क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। तो हमें गुण में इतना लिखना है कि भस्म का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक। भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है, उदासीन बना देता है। विलयन को क्या करता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर विलयन को उदासीन कर देता, विलयन को उदासीन भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है, विलयन को उदासीन कर देता है। विलयन को क्या करता है, उदासीन। उदासीन का मतलब समझ लो, उदासीन का मतलब होता है कि ना अम्ल का गुण है ना भस्म का गुण है। उदासीन का मतलब कहता ना कि उदासीन हो गया। उदासीन हो गया मतलब कि उसमें कोई भी ये दोनों गुण में से कोई भी गुण नहीं पाया जाएगा। ना उसको हम वैसे विलयन को ना हम भस्म कह सकते हैं भस्मिक, या ना ही अम्लीय कह सकते हैं। मतलब गुण दोनों का दोनों समाप्त हो गया। तो जब भी अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा ना, जब भी अम्ल और भस्म को मिला देंगे, अभिक्रिया का मतलब मिला देना, जैसे ही दोनों को एक जगह मिलाएंगे हमारा जो विलयन होगा कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तब भस्म अम्ल से अभिक्रिया का क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, भस्म जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है, विलयन को उदासीन कर देता है। कोई दिक्कत, कितना गुण पढ़ लिए, 4 गुण पढ़ लिए। ठीक है। अब जो है भस्म का और कौन सा गुण है, और कोई गुण बताओ। अब देखो भस्म का जो है एक और गुण है, लिटमस पत्र में बताए थे कि लिटमस पत्र जो होता है वो अम्लीय विलयन में जब डालते हैं तो लाल हो जाता है। ठीक है। तो विलयन की प्रकृति क्या हो गया, जैसे ही लिटमस पत्र लाल हुआ तो विलयन की प्रकृति अम्लीय हो गया, क्योंकि ये अम्ल का पहचान है कि लिटमस पत्र जैसे ही सूचक उसमें डाला जाएगा, अगर विलयन का सूचक मतलब जानना चाहते हैं कि विलयन किस प्रकृति का है, तो किस प्रकृति का, तो अगर ये जानना चाहते हैं तो विलयन में जैसे ही लिटमस पत्र डालेंगे वो लाल हो जाएगा, और लाल हो गया तो समझ लो विलयन कैसा है, अम्लीय है। लेकिन उसी लिटमस पत्र को अगर क्षार वाले विलयन में डालेंगे तो कैसा रंग देगा, नीला रंग का हो जाएगा। लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे कि भस्म लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। भस्म जो है ना लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, नीला। भस्म लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। ये भस्म का पहचान है। अगर मान लो कि एक जगह हम अम्ल दे दिए, मतलब 2 जार दे दिए, 2 गो जार है, मान लो कि 2 जार तुमको दिए,
2 गो जार दे दिए, ठीक है। और दोनों में हम जो है ना, एक में अम्ल ले लिए और एक में भौस्मिक जो विलयन है, भौस्मिक विलयन, एक में अम्लीय विलयन ले लिए, ठीक है। और ये दोनों एक जैसा दिखता है, दोनों का रंग एक जैसा है, पानी जैसा मान लो, दोनों का रंग रूप हर चीज एक जैसा है। तो क्या अगर हम उससे पूछें कि ये किस, मतलब इसमें कहेंगे दोनों विलयन में से अम्लीय कौन है, तो क्या देख के बता सकते हैं? अगर दोनों एक ही जैसा है तो क्या देख के बता सकते हैं कि कौन अम्लीय होगा कौन क्षारीय? लेकिन अगर एक लिटमस पत्र दे दिया जाए और लिटमस पत्र को देने के बाद कहे कि आप इसको डालिए और विलयन की प्रकृति बताइए, तो लिटमस पत्र जैसे ही विलयन में डालेंगे, अगर वो लाल हो गया तो कह देंगे कि अम्लीय है। क्या कह देंगे? अम्लीय है। और दूसरा विलयन में जैसे ही लिटमस पत्र डाले तो नीला हो गया तो कह देंगे क्या है ये? भौस्मिक। क्या कहेंगे? भौस्मिक, यानी कि भस्म, ठीक है। तो किस गुण के आधार पर? तो रंग के आधार पर। किस आधार पर? तो अम्लीय विलयन लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारीय विलयन लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला करता है। ये दोनों का क्या है? गुण है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है कि भस्म, बोर्ड में जो एग्जाम में जो पूछा जाता है प्रश्न, या कोई भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि भस्म के 5 गुण बताएं, 4 गुण बताएं, है कि नहीं? अम्ल के 5 गुण या 4 गुण बताएं, या पूछ देगा कि अम्ल और भस्म में अंतर क्या है। तो भस्म का अंतर देखें, अम्ल का भी अंतर पढ़ लिया है। दोनों को क्या करेंगे, एक जगह जैसे कि एक तरफ लिख लेंगे अम्ल और एक भाग में लिख लेंगे भस्म, और फिर अम्ल का अम्लीय वाला जो जितना गुण पढ़ाया गया उसको लिख दो, भस्म का जितना गुण पढ़ाया गया उसको लिख लो, ठीक है। तो अंतर हो गया दोनों में, है कि नहीं? एक जगह दर्शा दिए दोनों को, एक जगह रख के, तो क्या हो गया? अंतर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, अल्लाह नहीं, चलो देखो सुनो ए, अगर भस्म को जल में घोल दिया तब पूछेगा क्षार क्या होता है? क्षार पूछ देगा, क्षार से आप क्या समझते हैं? तो जल में घुले भस्म, जो जल में अगर घोल दिया ना भस्म को, यदि भस्म को जल में घोल दिया तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। यदि भस्म को जल में घोल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जल में घुले भस्म को क्या कहा जाता है? जल में घुले भस्म को क्या कहा जाता है? क्षार कहते हैं। पूछता है कि क्षार से आप क्या समझते हैं, क्षार क्या होता है? तो कहेंगे जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। या कह दो यदि भस्म को जल में घोल दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? क्षार कहते हैं, है ना। क्षार ठोस के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? देखो उदासीन अभी जस्ट पढ़े हैं, जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। जब अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? भस्म के साथ, तब क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म को क्या किया जाता है? अभिक्रिया कराया जाता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म को क्या किया जाता है? अभिक्रिया कराया जाता है, तब लवण और जल प्राप्त होता है। वैसे अभिक्रिया, इसको लिखेंगे वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया
जिसमें क्या बता रहे थे, वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म, जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में क्रिया कर, आपस में क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा क्या बनाते हैं, जल। उसे क्या कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कौन कौन चीज जो आपस में अभिक्रिया करता है, अम्ल करता है और भस्म करता है। देखो अम्ल का क्या होता है सूत्र HCl, और भस्म का क्या होता है NaOH होता है। जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा, देखो हम क्या बताए थे कि किसी भी यौगिक का एक भाग होता है धनायन और दूसरा भाग होता है ऋणायन। ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक भाग धनायन, दूसरा भाग क्या होता है, ऋणायन होता है। तो हम बताए थे कि धनायन ऋणायन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, और ऋणायन किससे अभिक्रिया करेगा, धनायन से। तो इसका ऋणायन, इसका धनायन, तो NaCl बना दिया, ये हो गया लवण, ये क्या हो गया, और प्लस में क्या बनाएगा, H2O यानी कि जल, H2O यानी कि जल बनाएगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, लवण और जल ही तो बनता है। देखो अम्ल और भस्म का जब अभिक्रिया कराया गया तो लवण और जल बना कि नहीं बना, लवण और जल बना ना। सूत्र कैसे अभिक्रिया को पूरा किया जाता है, ये समीकरण जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि किसी भी यौगिक का एक भाग प्लस दूसरा भाग माइनस दूसरा यौगिक जिससे करा रहे हो अभिक्रिया उसका भी एक भाग प्लस दूसरा भाग क्या होगा, तो धनायन का ऋणायन के साथ और ऋणायन का धनायन के साथ अभिक्रिया करा के अभिक्रिया पूरा कर देते। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलो तो यहां तक हो गया, क्षार जान गए, उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझ लिए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझ गए। देखो अगला टॉपिक है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया होने पर क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मिटा देते हैं इसको। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कभी भी अगर अम्ल को अभिक्रिया कराओगे तो प्रत्येक स्थिति में हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ठीक है, धातु के अगर धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अगर अभिक्रिया कराते हैं, किसको, अम्ल को, अगर अम्ल को धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कभी भी अभिक्रिया कराओगे तो याद रखो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसके कुछ उदाहरण हैं, उसको समझ लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और प्लस में क्या हो गया, अम्ल, कोई भी अम्ल ले लो, जैसे HCl ले लिए, जिंक कार्बोनेट, या फिर H2SO4 ले लो, बैटरी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है कि नहीं। तो जिंक कार्बोनेट
को किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? अम्ल से। ये कार्बोनेट है ना, पढ़ने से देखो, जिंक कार्बोनेट किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? अम्ल से। H2SO4 क्या है? अम्ल है कि नहीं? H2SO4 क्या है? अम्ल है ना। तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। देखो इसका हो गया ये धनायन, और इसका हो गया ये, इसका ऋणायन, ये धनायन ये ऋणायन, हो गया ना। प्लस माइनस यौगिक बना हुआ है ना। अब देखो जिंक सल्फेट बनाएगा, इसका प्लस इसका माइनस, ZnSO4 प्लस में क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसमें C कितना है? O 3 गो है, तो जल बनाएगा तो H2O, H2 यहाँ है ना, इससे अभिक्रिया करेगा ना, ये रे इससे अभिक्रिया करेगा ना, तो H2O बना दिया, और क्या बना दिया? CO2 बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से एक OH से अभिक्रिया कर लिया तो जल बन गया, और इसमें 2 गो O बच गया तो CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी भी यहाँ पर जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो ये हो गया लवण, ये हो गया जल, और ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर? ठीक है। अब ये कार्बोनेट है। अब बाइकार्बोनेट कैसा होता है? देखो सोडियम कार्बोनेट NaCO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। NaHCO3, देखो यहाँ पर NaH क्या हो गया? CO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहेंगे? इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों स्थिति में क्या बनाएगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी स्थिति में। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और अम्ल ले लेते हैं H2SO4। ठीक है। ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन। ठीक है। तो सोडियम किससे? सल्फेट से फिर अभिक्रिया करेगा, Na2CO3 Na2SO4 Na2SO4। फिर से देखो H2O से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? जल बना देगा, बच गया CO2 जो कि गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो कभी भी अभिक्रिया जो होता है सोडियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से, तो क्या हो रहा है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही ना बना रहा है। बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं, NaCO3, और इसका भी अभिक्रिया करा देते हैं HCl से। इसका ये भाग धनायन हो गया, ये भाग क्या हो गया? ऋणायन। क्या बनाएगा? इसमें NaCl प्लस माइनस NaCl जो कि क्या है? लवण है, और प्लस में क्या बनाएगा? जल। H क्या हो गया? 2 गो, H2, एगो O इसे ले लिया फिर से, और क्या बना दिया? CO2, ये हो गया गैस, ये जल, ये कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई। एनी प्रॉब्लम? नोट कर लो। ठीक, चलो रहने तो इतना ही आज।